नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के खास मुलाकात में। महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंध नागपुर पशु चिकित्सा कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयंसेवक दिवेश गिन्नारे ने राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी पुरस्कार जीता है। उनके किए गए कार्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। दिवेश यह पुरस्कार पाने वाले पशु चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम से भारत के पहले छात्र बन गए हैं। इस कोर्स से अब तक कोई भी देश में सबसे अच्छा एनएसएस स्वयंसेवक नहीं खड़ा हुआ है। आज की खास मुलाकात में मैंने आमंत्रित किया है दिवेश गिन्नारे को, जिन्हें पुरस्कार मिलने के बाद वो अपना पहला इंटरव्यू महाराष्ट्र T24 को दे रहे हैं। दिवेश, नागपुर शहर में के साथ साथ इंदौर का नाम रोशन किया है, आपको बहुत बहुत बधाई और सर्वप्रथम आपका स्वागत है स्टूडियो में। कैसा महसूस हो रहा है पुरस्कार मिलने के बाद? पहले तो ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि वो मिलेगा, बट जैसे ही अनाउंस हुआ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सो आई वॉज फाइंडिंग कि सबसे पहला कॉल किसे किया जाए, बताया जाए। सो मैं कॉलेज से बहुत क्लोज में था, बाहर से आया था, तो मेरे जो गाइड थे पूरी जर्नी में, वो हमारे नागपुर वेटनरी कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर हैं डॉक्टर वैशाली बांटिया मैम। तो सबसे पहला कॉल मैंने उन्हीं को किया क्योंकि वो मेरे गुरु रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने कार्य किया था। तो सबसे पहला कॉल उन्हें करके बताया एंड शी वॉज सो हैप्पी, क्योंकि ये हमारे वेटनरी के अंदर पहला अचीवमेंट है पूरे वेटनरी साइंस में। इट इज़ इन इंडियन हिस्ट्री, सो इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। जी, तो नागपुर पशु वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर में आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? या बेसिकली जो डिग्री कोर्स का नाम है वो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है। शॉर्ट फॉर्म इज BVSc एंड AH। या सो वी आर बेसिक इन हिंदी वी कैन से पशु चिकित्सक जो रहते हैं, एनिमल डॉक्टर वी आर। या सो दैट इज माय डिग्री कोर्स। ओके, तो अपने बारे में बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके मतलब इंदौर शहर में आप आपने अपना बचपन बिताया है, तो अपनी फैमिली का बहुत बड़ा इस सारी जर्नी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अपनी फैमिली के बारे में बताइए और अपने बारे में भी बताइए। डेफिनेटली सब कुछ फैमिली का ही दिया हुआ है जो भी है। सो माय मदर एंड फादर बोथ आर स्ट्रगलर थ्रू आउट द लाइफ। सो मैंने बहुत कुछ उन्हीं से सीखा है कि लाइफ में कैसे फाइट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हमारा जो घर है वो एक कोदरिया ग्राम पंचायत महू तहसील में बिलोंग करता है, विच इज़ इन इंदौर। तो वहाँ पर जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उतना पेरेंट्स इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। सो जो चलता गया इन फ्लो वो वैसा चलता ही गया। आफ्टर माई 12th एज माई सब्जेक्ट वॉज PCB बायोलॉजी स्ट्रीम, तो एक ही ऑप्शन पता था उस वक्त कि वी हैव टू गिव नीट टू बिकम एन MBBS डॉक्टर एट दैट टाइम। ज़्यादा नहीं पता था कि इतना बड़ा फील्ड भी होता है। उस टाइम इतना एंड्रॉइड्स का भी चलन नहीं था, जब हम लोग स्कूल में थे तो उतना कुछ भी पता नहीं था। फिर आफ्टर माई 12th आई ट्राइड फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड मैं क्लियर नहीं कर पाया। आई कुड नॉट गेट MBBS सीट, सो आई वॉज लिटिल कि कुछ छूट गया है लाइफ से। देन आई से ओके लेट्स से वी कैन टेक एडमिशन इन वेटनरी साइंस। सेकंड ऑप्शन वही था, तो मैंने एडमिशन लिया। देन फॉर दैट आई केम टू नागपुर एंड आई टेक एडमिशन इन नागपुर वेटनरी कॉलेज। वहाँ जाने के बाद 3-4 महीने तो मन नहीं लगा कॉलेज में कि ये कहाँ आ गए हैं। दिन भर गाय और ये कुत्ता बिल्ली और मीन्स एट दैट टाइम थिंकिंग वही था कि गोबर है और ये है वो है। तो स्टार्टिंग के कोई सेट नहीं था, एम सेट नहीं था, या वेटनरी साइंस में स्टार्टिंग में एम नहीं था, बट वो आए हम लोग बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन। फिर स्टार्टिंग के 6 मंथ भी वो मन नहीं लगा कॉलेज में सब देख के कि ये मीन्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई साइड कि मैं ये डिग्री करूँगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे फील आता गया कि इंडिया में एनिमल जो वेटनरी साइंस जो स्ट्रीम है वो थोड़ा सा MBBS से कहीं ना कहीं लोग उसे नीचा समझते हैं जी। तो उस पर मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि कहाँ कमियाँ रह रही है
ऐसी कौन सी चीज़ हम नहीं कर पा रहे जो एक MBBS डॉक्टर करता है, तो मुझे वो डिफरेंस ख़त्म करना था बेसिकली, कि वेयर वी आर लैकिंग, मुझे वो उसके लूप होल्स चाहिए थे कि इंडिया में इतना अंडर प्रिविलेज क्यों माना जाता है। तो फिर जैसे एडमिशन हुआ उस फील्ड पे रिसर्च किया, अच्छे से मैंने स्टडीज़ किया, फिर मेरा मन लग गया वेटनरी साइंस में, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ वेटनरी डॉक्टर टुडे। इसमें इंदौर से लेकर नागपुर तक का जो बीच में जो सफ़र था उसको एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? एक वर्ड में संघर्ष भरा था बहुत ज़्यादा। मेरा वही सवाल है कि संघर्ष कैसा रहा? बट वही एक वर्ड में डिफाइन करना आई डोंट थिंक सो कि वो डिफाइन। संघर्ष कैसा रहा? जी बहुत चैलेंजिंग था, टोटल नया, पूरा फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ मेरा इंदौर से बिलोंग करता है। सो यू नो इट इज़ अ न्यू स्टेट, न्यू सिटी, न्यू चैलेंजेस, यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता था। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस वाज अबाउट लैंग्वेज, बिकॉज अदर स्टेट में हम लोग आए तो मराठी लैंग्वेज थोड़ा सा समझने में, अगर आपको कुछ या अगर कुछ परचेस भी करना है सब्जी वगैरह तो यू नो समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। इफ दे आस्क फॉर मनी ऑल्सो, सो वी कुडंट गेट इट कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, थोड़ा 50-55% पे आया, समझने लगे, मतलब 70% आई कैन अंडरस्टैंड, बट या आई कांट स्पीक दैट लैंग्वेज। इसी क्षेत्र में आना है जी, ये थॉट कैसे आया कि इसी क्षेत्र में काम करना है? ये किसने बताया कि बस यही करना है तो तुम्हारी लाइफ सेट है? ऐसा किसी ने मार्गदर्शन किया कोई ऐसा? नो, लाइफ सेट है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सेटल होना नहीं चाहता परमानेंटली कि वो फिनिश, देयर इज़ नो डेडलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जब ये एडमिशन कोर्स चल रहा था हमारा, तब मुझे ऐसा लगा कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए टू वर्क, टू शो द आइडेंटिटी ऑफ वेटनरियंस। और मेरे पास दो ऑप्शन थे कॉलेज में, वी हैव अ कंपल्सरी along with a degree course, either NCC you can choose or you can choose NSS. So NCC I tried, but due to some reasons I could not make it. फिर I had only one option, that was NSS. Starting में it was like boring सा थोड़ा सा था कि क्या कर रहे पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे डेप्थ में घुसे पूरा उस पर रिसर्च किया मैंने कि इस नेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरा रिसर्च करके पढ़ा। फिर मैं लगातार काम करता गया मैडम और सर के मार्गदर्शन के अंडर में, और फिर वो धीरे धीरे आज आपके सामने है। जब परिवार में पता चला कि पुरस्कार मिलने वाला है आपको, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलने वाला है इस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था पहला? मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा, लेकिन एक मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और एक बार हम लोग घर में ऐसे ही बैठे थे तो मम्मी ने पापा से पूछा कि आपने आपकी लाइफ में कुछ भी सेव नहीं करा, व्हाट आर योर सेविंग्स लाइक दैट, और अब फ्यूचर कैसे चलेगा, मतलब सेविंग्स से बात आ रहा था कि यू डोंट हैव एनी सेविंग्स। सो माई फादर एट दैट टाइम स्माइल्ड एट मी एंड सेड दिस इज़ माई अर्निंग। सो उस दिन लगा कि नहीं, अब कुछ फैमिली के लिए भी करना है, और जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिविलेज नहीं मिल रहा प्रॉपरली डॉक्टर्स को, सो आई हैव टू वर्क नाउ। और फिर मैंने काम किया, सो दिस इज द थिंग। तो एनएसएस क्या है बेसिकली, और ये जो यहाँ तक पहुँचने में आपको किसने मदद की, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? या पूरे इंडिया में लोग नहीं जानते कि एनएसएस एग्जैक्टली है क्या। ओके, लोग एनसीसी को जानते हैं बट दे डोंट नो अबाउट एनएसएस। ये हमें भी नहीं पता था अनटिल अनलेस कॉलेज हम लोग नहीं पहुँचे। सो पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा समझाना चाहूँगा कि जो एनएसएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में एक यूथ ग्रुप है, गवर्नमेंट ग्रुप है। जैसे उस मिनिस्ट्री के अंडर में वी हैव एनसीसी, NYK नेहरू युवा केंद्र जो है वो, एनएसएस, स्काउट गाइड्स एक्सेट्रा, ये सब उसी के अंडर में चलता है। ओके, सो एनएसएस का जो नाम है ना वो थोड़ा सा उस लेवल पे होता है, बट लोग अवेयर नहीं है, या लोगों तक पहुंचा नहीं, exactly. किसी माध्यम से नहीं पहुंचा। एनसीसी कैंडिडेट्स जो है ये सारे इस तरह से ही बोले जाते हैं, बट एनएसएस के बारे में उतना लोगों में अभी भी नहीं पता है कि क्या है। एग्जैक्टली बोलने को तो एनएसएस हो जाता है, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, ये भी अभी तक बहुत से युवा वर्ग को नहीं पता है। जी, एनएसएस जो है उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल सर्विस स्कीम
In Hindi, it is राष्ट्रीय सेवा योजना. So basically what we do in this is, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आती है या कुछ भी सोशल वर्क करना है तो इसके अंडर में हम कर सकते हैं. और मिनिस्ट्री ने ये कंपलसरी कोर्स स्कूल्स में कॉलेज में क्यों करा है, मैं भी ये भी आपको बताता हूँ. बिकॉज दे वांट आवर नेशन एट एन अपग्रेडेड लेवल. ओके, सो मीनवाइल आप अपना मेंटल, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह टोटल आप डेवलप कर सकते हैं इसके थ्रू. सो दैट इज़ द मेन टारगेट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट. और एज अ स्टूडेंट हमको भी सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. इसमें बहुत सारे नेशनल कैंप्स होते हैं, स्टेट लेवल कैंप्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है जो आप एक कॉलेज में रह के कभी नहीं सीख सकते. देयर यू फाइट अ कॉम्पिटिशन, देयर यू गेट अ प्लेटफॉर्म. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ कि कोविड कार्यकाल में भी आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर रहे हैं. जी. कोविड के समय में आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के तहत या फिर खुद अकेले होकर अपने वहाँ पे एज अ कार्यकर्ता के तौर पर आप उभरे हैं, तो वो जर्नी बताइए कैसा था पीरियड. बिल्कुल. इस NSS के अंडर में हम लोग वर्क तो पहले से कर रहे थे, लेकिन जब कोविड पीरियड आया, so I remember the date, I think it was 17th of March 2020, जब एक नोटिस आया कॉलेज हॉस्टल में कि we have to vacate our hostels due to COVID. so उस टाइम ऐसा लगा कि ठीक है 10-15 दिन की बात है, कॉलेज बंद है और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे. बट जैसे ही हम घर पहुँचे तो पता चला ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. और वो जो सिनेरियो बाहर चल रहा था, मीन्स प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम सा हो रहा है. देन आई डिसाइडेड कि मुझे नागपुर वापस जाना चाहिए. बिकॉज अब मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो नागपुर वेटनरी कॉलेज के अंडर में है और मैं इंदौर रह के वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके दायरे में नहीं आता ना. मीन्स आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज़. सो इसलिए मुझे वापस नागपुर आना ही था. मैं वापस नागपुर आया और फिर मैम के गाइडेंस में, क्योंकि उस वक्त कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुछ होता तो फिर वो किसी पे भी आ सकता है. तो आई सेड ओके, ऑन बिहाफ ऑफ मी माई सेल्फ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एंड आई विल वर्क. मीन्स फिर मैंने खुद से डिसीजन लिया कि मैं करूँगा. सो मैंने फिर वो स्टार्ट किया मैम के गाइडेंस में. डॉक्टर वैशाली बांडके जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर है और डॉक्टर लांडके सर जो उसी डिपार्टमेंट में मैम के साथ जो है काम करते हैं, तो उनके गाइडेंस ले लेके जो भी मुझसे पॉसिबल रहा वो मैंने किया. बीइंग अ वेटनेरियन, सिर्फ वेटनरी फील्ड मैंने कवर नहीं किया, जो भी पॉसिबल हो सकता था आई डिड. आई मीन्स वर्क अलॉन्ग विथ 2-3 NGOs ऑफ नागपुर ऑल्सो. और वो इट में भी कोई भी काम हो, क्लीनलीनेस हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अवेयरनेस स्पेशली व्हाट इज कोविड एग्जैक्टली. ओके, सो वो विलेज लेवल पे भी वर्क किया. कॉलेज के उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स कभी आते थे कभी जाते थे, तो जो उस टाइम पे मिला उनके साथ वर्क किया. मैक्सिमम टाइम ऐसा भी आया कोविड में कि जब पीक पे था कोविड तो कोई भी नहीं होता था. सो आई वॉज अलोन इन माई कॉलेज. तो मैं अकेला ही वर्क करता था, अकेले ही गया. मैम ने मेरी इतनी हेल्प करी इसमें, बिकॉज एट दैट टाइम फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. किस तरह की दिक्कतें हैं तब, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से एग्जैक्टली किस तरह की दिक्कतें, ज़्यादा करके कौन सी दिक्कतें आई? पहले तो फाइनेंस की प्रॉब्लम था ना, बिकॉज अगर आप रूम के बाहर निकलते तो यू हैड समथिंग इन योर पॉकेट, देन ओनली यू कैन वर्क, राइट. आप अभी जॉब पे तो है नहीं. सो आई डोंट हैव एनी अर्निंग और मुझे काम भी करना था. बट NSS यूनिट का जो फंडिंग है वो बहुत लिमिटेड होता है, तो उसमें मैं वर्क नहीं कर पा रहा था. सो मैम और सर ने मेरी बहुत हेल्प करी. डॉक्टर लांडके सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. मैं ट्री प्लांटेशन भी कॉलेज में किया था. सो इट वाज समर, आई थिंक समर का टाइम था. सो मैं बकेट से पूरे ट्रीज को मैं पानी देता था, बहुत मेहनत करता था. तो फिर मैम और सर ने देखा कि आई एम डूइंग व्हाट, फिर उन्होंने अपने एक्सपेंस से मुझे एक पाइप खरीद के दिया कि आपका काम थोड़ा सा कम हो जाए. या तो हर जगह जहाँ परमिशन निकालने से लेकर मुझे आगे बढ़ाने में मैम और सर का बहुत योगदान है. ठीक, तो अभी आगे क्या करने का इरादा है, जैसे क्या महत्वाकांक्षा है आपके भविष्य में? जी, अभी फिलहाल तो अभी एक जैसे ह्यूमंस में कोविड एक डिज़ास्टर के रूप में आया था,
वैसे ही एनिमल्स में भी एक लंपी डिजीज करके आप लोगों ने सुना होगा कि लंपी डिजीज इज अ डिजास्टर फॉर अस, लेकिन बहुत जगह अवेयरनेस नहीं है इसको लेके रिगार्डिंग, या एनिमल्स मर रहे हैं बट लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जिनके पास है उन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है, पर जिनके पास नहीं है, लाइक इन मेट्रो सिटीज़ एंड सिटी एरिया और डेवलप्ड एरिया, वहाँ पे उनको उतना नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या। सो मैं उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहूँगा इस डिजीज़ के ऊपर। ऑलरेडी हमारे कॉलेज की टीम और जो माफसू के अंडर जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं, तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल। डेली हर डिस्ट्रिक्ट में टीम्स अपॉइंट कर दी गई है एंड माय कॉलेज एंड माय यूनिवर्सिटी इज वर्किंग ऑन इट। सो वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। इतना कम उम्र में ये पुरस्कार आपने अपने नाम किया है, बहुत जी। से युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्थान आप बन गए हो, उनके लिए कोई संदेश है? संदेश बस यही कहना चाहूँगा मैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो MBA चाय वाला आपने सुना होगा, कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने थे उनकी, बस मुझे एक लाइन थोड़ी अच्छी लगी थी जो मुझे लगा कि प्रैक्टिकली यस इट इज़ दी थिंग विच वी वांट, इज़ दैट उन्होंने कहा था कि आपकी जो फ्रेंडशिप है ना, वो आपके 10 या 5-7 साल बड़े व्यक्ति से होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस आपको देंगे और आप एक्सपीरियंस करके सीखोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा आगे बढ़ने में। अगर मैं एकदम खुद से करता बिना मैडम और सर के गाइडेंस के, आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पहुँच पाता। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, वो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस, वो मुझे चंद मिनटों में समझा देते, और इसी वजह से मैं आगे बढ़ा। जब भी डिफ़िकल्टी आया, कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के बदले मैम और सर से डिस्कस किया कि व्हाट वी कैन डू ऑन दिस, उन्होंने बताया और मुझे तुरंत रास्ता मिला। तो इस तरीके से मैं जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ा। सो सबके लिए, यूथ के लिए यही संदेश है कि आप थोड़े अपने जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके ज़्यादा टच में रहे। आपका लाइफ का एम कुछ भी हो, कुछ भी, आई मीन से डांसिंग और वॉट एवर इट इज़, आपका जो भी एम है लाइफ का, तो आप ऑलरेडी जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं तो उनके साथ में रहिए, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। खुद से मेहनत करेंगे तो शायद आप थोड़ा लेट हो सकते हैं, बट बीइंग अंडर द गाइडेंस आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस वाज इट। दिवेश, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी स्ट्रगल जो जानी है, आपने जो स्ट्रगल किया है इंदौर से लेकर नागपुर तक, और होपफुली आप और भी अच्छा इस क्षेत्र में करने जा रहे हो और बहुत से युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्थान बन के सामने आए हो। कहते हैं दर्शकों की जहाँ चाह वहाँ रहा, समाज को दिवेश जैसे एक उन्नत और प्रतिभावान युवकों की जरूरत है जो समाज में बदलाव लाकर नया इतिहास बनाती है। दिवेश ने युवा वर्ग के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण वो बन के सामने आया है, और हम सभी चाहते हैं कि युवा वर्ग जो है वो आज की पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, और वो बहुत कुछ कर सकती है, देश का नाम रोशन कर सकती है, फैमिली का नाम रोशन कर सकती है और खुद को एक अच्छा इंसान साबित कर सकती है। थैंक यू सो मच कार्तिकन सर, ही इज़ अ रीजनल डायरेक्टर ऑफ NSS यूनिट। थैंक यू सो मच सर, आपके सपोर्ट और आपके निर्देश में मैं यहाँ तक पहुँच पाया। शालिनी मैम, पवन सर, गुरुदास बाल्की सर, डॉक्टर वैशाली पांड्या मैम, शी इज़ माई प्रोग्राम ऑफिसर, एंड डॉक्टर लांडगे सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। एंड ऑल्सो टू कविता आंटी, जो कि हमारे कॉलेज के बाहर ही उनका रहना वगैरह उनका काम है। सो कविता आंटी जी, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो टू ऑल दी NVCNs, जो नागपुर वेटनरी कॉलेज का ईच एंड एवरी मेंबर है, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एंड टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जैसे कि दिवेश ने बताया कि आज तक की उसकी जर्नी में जितने भी लोगों ने उसका साथ दिया है, मदद की है, उन लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है महाराष्ट्र 224 के माध्यम से, और कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, समाज को दिवेश जैसे एक उन्नत और प्रतिभावान युवकों की ज़रूरत है जो समाज में बदलाव लाकर एक नया इतिहास बनाती है। और हम सभी चाहते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो एक नया मुकाम हासिल करे, खुद अच्छा इंसान बने और देश का नाम रोशन करे। महाराष्ट्र 224 में अगली बार हम नए जो समाज में जो कार्य करते हैं, समाज में जो बदलाव लाते हैं, ऐसे ही लोगों से हम आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र 224।